नमस्कार दोस्तों, ए ब्रेन चार्जर के एक फ्रेश वीडियो में स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आनंद चौधरी। आज हम बात करेंगे केपीएमजी की उस रिपोर्ट के बारे में जिसमें बताया गया कि कैसे कोरोना ने जो ग्लोबल बिजनेस मार्केट है या ग्लोबल बिजनेस है उनको प्रभावित किया है और उसकी जो ट्रेंड्स आने वाले थे, जिनकी स्पीड स्लो थी, वो आज ट्रेंड्स कोरोना के आने के बाद में बहुत फास्ट तरीके से आ चुके हैं। उनको बहुत सारे बिजनेस अप्लाई कर रहे हैं और बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम रिटेल इंडस्ट्री की बातचीत करेंगे कि कैसे रिटेल इंडस्ट्री बदलने वाली है। रिटेल इंडस्ट्री से हमारा मतलब सिर्फ किराना स्टोर से नहीं है। रिटेल इंडस्ट्री से मतलब है कि जो एंड कंज्यूमर तक प्रोडक्ट और सर्विसेज पहुंचाते हैं, उनसे हमारा मतलब है। देखिए, ये वीडियो सभी के लिए उपयोगी है, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे आप छोटा मोटा काम धंधा हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, तो भी ये वीडियो आपको ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि आने वाले अगर ट्रेंड्स को आप समझ पाए तो उसके हिसाब से अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं। वैसे तो जो कोरोना का आज जो समय है वो बहुत सारे बिजनेस के लिए चैलेंज लेके आया है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी भी लेके आया है। इस कोरोना के समय में बहुत सारे जो बिजनेस है, जो ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे हैं, ट्रेंड्स के हिसाब से अपने आप बदलाव कर रहे हैं, समय के हिसाब से अपने आप बदलाव कर रहे हैं, वो फल फूल रहे हैं, वो ग्रो कर रहे हैं। लेकिन जो बदलावों का विरोध कर रहे हैं, जो इन बदलावों के साथ में नहीं चल रहे हैं, उनको सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल भी करना पड़ रहा है। हम उन की फंडामेंटल्स की बातचीत करेंगे जो पहले से बिजनेस और इंडस्ट्री को प्रभावित कर रहे थे, जिनको कोरोना या कोविड की जो कंडीशन आई, या कोविड का जो अनसर्टेनिटी का माहौल आया, उसने कैसे उन चीज़ों को फास्ट और गति प्रदान कर दी। चाहे से वो बिजनेस मॉडल का रेवोल्यूशन हो, चाहे से एक ब्रांड का पर्पस हो, चाहे से बिजनेस में कॉस्ट कटिंग हो, चाहे से एक कस्टमर की जो पावर बढ़ रही है उसके बारे में हो। सभी जो फैक्टर्स हैं, सभी जो ट्रेंड्स हैं, उनको कोरोना के इस समय ने बहुत ही ज़्यादा गति प्रदान की है। और इसके हिसाब से जो चल रहा है, इसके हिसाब से जो अपने आप को तैयार कर रहा है, वो आने वाले समय में लीड करेगा। हम रिपोर्ट में बातचीत करेंगे कि कौन सा ट्रेंड आ चुके हैं, कैसे उनको लोग अप्लाई कर रहे हैं, और क्या उनके पीछे केस स्टडी रही है कि कैसे उनको पर्टिकुलर इंसान या पर्टिकुलर कंपनी या पर्टिकुलर ब्रांड उसको अप्लाई करके अपने बिजनेस को एक नया रूप दे सकता है। सबसे पहला जो ट्रेंड है केपीएमजी के अनुसार, वो है बिजनेस मॉडल का इवोल्यूशन। यानी जो बिजनेस करने का तरीका है उसमें सुधार हो रहा है, उसमें एक तरक्की हो रही है, उसमें एक विकास हो रहा है। जो इस विकास के हिसाब से चलेगा उसके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर आने वाला है। देखिए, आज जो फिजिकल स्टोर थे, फिजिकल जो सेलिंग थी, वो आज एक पोज हो चुकी है, वो वहीं ठहर चुकी है। आज के समय में अगर कोई इंसान फिजिकल स्टोर के माध्यम से फिजिकली प्रोडक्ट सेल करके अगर बहुत ज़्यादा तरक्की करना चाहता है तो उसके लिए बहुत ही संकट का समय है। तो आज के समय में जो बिजनेस ऑनलाइन नहीं है और इनका एक डिलीवरी सर्विस या डिलीवरी चैनल नहीं है, तो उनको इस समय में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। बहुत ही ज़्यादा कोविड की इस कंडीशन ने हमें सोचने में मजबूत कर दिया है कि आपको सिर्फ सामान खरीदने और सामान बेचने में एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा आपको ऑनलाइन परचेज भी लानी पड़ेगी, ऑनलाइन ऑर्डरिंग भी करनी पड़ेगी, होम डिलीवरी के लिए भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मदद लेनी पड़ेगी, डाटा एनालिसिस की मदद लेनी पड़ेगी, मशीन लर्निंग को आपको फोकस करना पड़ेगा, और अपनी जो प्रोसेस है, अपने बिजनेस की जो प्रोसेस है, उसको ऑटोमेशन करना पड़ेगा। इन सभी चीज़ों का आज के समय में आपको ध्यान देना पड़ेगा और अपने बिजनेस मॉडल को नया रूप देना पड़ेगा, जिससे कि आने वाले समय के हिसाब से और अभी जो प्रेजेंट कंडीशन चल रही है उसके हिसाब से अपने बिजनेस को आप एक नया रूप दे पाएं और अच्छी तरक्की कर पाएं। डिलीवरी सर्विस के मामले में आप बहुत सारी जो डिलीवरी ऑलरेडी करने वाली जो सर्विसेज है उनसे टाइप कर सकते हैं, उनसे पार्टनरशिप कर सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो ऑलरेडी अच्छा मार्केट में कर रहे हैं, उनके साथ आप पार्टनरशिप करके अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं और कस्टमर डाटा का एनालिसिस कर सकते हैं। तो बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म है उनकी मदद लेनी चाहिए। देखिए, आने वाले समय या अभी को जो समय है उसमें जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन जो सेलिंग है, वो ही आने वाले समय की फ्यूचर के शॉपिंग मॉल है। लेकिन एक रिटेलर, एक बिजनेस ओनर के लिए ज़रूरी है कि ऐसे जो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म हैं उन पे आप सही प्लेटफॉर्म पे और सही लोकेशन पर रहें, तो आपके बिजनेस को एक नया रूप और नई तरक्की आप दे पाएंगे। अगर आप सही प्लेटफॉर्म पर सही समय पर नहीं आएंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वो नुकसानदायक हो सकता है। उसमें आपको अपने बिजनेस को रन करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ सकता है। देखिए, बिजनेस प्लेटफॉर्म के मामले में आप तीन चीज़ें कर सकते हैं। या तो आप अपना खुद का बिजनेस प्लेटफॉर्म या एक तरह से अपना खुद का प्लेटफॉर्म बनाइए। अगर आप खुद का प्लेटफॉर्म बनाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा तरक्की करने वाले हैं, लेकिन ऐसा बहुत ही कम लोगों के साथ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी चाहिए इसके लिए, बहुत ज़्यादा आपको फंड चाहिए और आपकी एक ब्रांड वैल्यू होनी चाहिए, तभी जाके आप खुद का एक प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कर सकते हैं कि आप जो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म है उनको लीवरेज कर सकते हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया है, ऑनलाइन सेलिंग के संबंधित है, बहुत सारी वेबसाइट है जिनके माध्यम से अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को मार्केट कर सकते हैं। इसमें भी आपको कुछ न कुछ तो ग्रोथ हासिल होगी, यानी आप इसके हिसाब से अपने आप को तैयार कर सकते हैं।
थर्ड जो चीज़ रहेगी वो आप अपने बिजनेस को जैसे एज यूजुअल कर रहे थे, पहले जो कर रहे थे वैसे ही करते रहे, तो इसमें बहुत सारी संभावना है कि आपके बिजनेस की डिग्रेथ यानी डिक्लाइन फेज आएगी, आपका बिजनेस आगे ग्रो नहीं करेगा। यहाँ पे जो केस स्टडी आपको समझनी है वो फूड रिटेलर से संबंधित केस स्टडी वो समझनी है। देखिए, फूड रिटेलर्स ने कोरोना या लॉकडाउन के दौरान अपनी जो डिलीवरी सर्विसेज है उसको बढ़ाया, उसको बहुत ज़्यादा मजबूत किया, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा कस्टमर तक पहुंच पाए और जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनको ओवर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दे पाए, जिससे उनकी एक ब्रांड वैल्यू बनी। तो इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे यूके बेस्ड फूड और नॉन फूड डिलीवरी से संबंधित कंपनी जिसका नाम है मार्क एंड स्पेंसर। उन्होंने एक यूके बेस्ड जो डिलीवरी सर्विसेज है डिलीवरो उससे टाइप किया और अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाने में वो कामयाब रहा और एक्सपेंड भी कर पाया। जिस एरिया में वो अपनी डिलीवरी नहीं कर पा रहा था, आज उसने पार्टनरशिप करके दूसरी कंपनी के साथ में अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को ऐसे एरिया में भी पहुंचाया जहां पे उनकी सर्विस नहीं थी, और जो कस्टमर जो ऑलरेडी उनके कस्टमर थे उन तक भी सही समय पर सेम चीज़ें पहुँचाई, जिससे कि उनकी ब्रांड लॉयल्टी बढ़ी और आने वाले समय में उनके फ्यूचर के लिए बहुत बढ़िया होने वाला है। इस जो चीज़ है इसने बिजनेस को रनिंग रखने में, बिजनेस में कुछ ना कुछ कैश फ्लो करने में बहुत ही मदद की और उनके जो एम्प्लॉय है उनके लिए भी अच्छा रहा एज ए ब्रांड और एज ए कंपनी के लिए भी अच्छा रहा और उनके कस्टमर के लिए भी अच्छा रहा कि उनको प्रॉपर टाइम पे सर्विसेज मिल पाई और उनकी ब्रांड लॉयल्टी बनी रही। इस तरह से इस ट्रेंड से आपने सीखा कि आप लोगों को डिलीवरी सर्विसेज पे, होम डिलीवरी पे, ऑनलाइन प्रेजेंस पे, कस्टमर डाटा एनालिसिस पे, इस चीज़ों पे आपको वर्क करना चाहिए। और जो नए प्लेटफॉर्म हैं, जो आने वाले समय के प्लेटफॉर्म हैं, उनको आज से ही आपको बिल्ड करना स्टार्ट करना चाहिए। जो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म है उनका आपको लिवरेज करना चाहिए, उनका यूज़ करना चाहिए। इस तरह से आप अपने बिजनेस को आगे ग्रोथ दे सकते हैं। जो सेकंड जो ट्रेंड है वो है कि आज जो ब्रांड है उनके लिए जो उनका एक उद्देश्य है, जो पर्पस है, वो इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो पर्पस मूव्स टू द फोरफ्रंट। आज एक कस्टमर जब किसी कंपनी से बाई करता है तो वो बाई करने का या खरीदने का डिसीजन करता है इस बेसिस पे करता है कि वो कंपनी अपने प्रॉफिट से ज़्यादा आगे बढ़ के उनका एक उद्देश्य क्या है, वो समाज के लिए और देश के लिए क्या उनका रवैया है, क्या वो सोच रखते हैं, उस पर डिपेंड करता है बहुत कुछ। देखो, कोविड की जो कंडीशन आई है उसने बहुत सारे गवर्नमेंट को, बहुत सारे बिजनेस को ये सोचने में मजबूत कर दिया है कि आज आपको लोगों को, यानी जो इंसान है, जो मनुष्य हैं, उनको आगे रखना पड़ेगा, अपने प्रॉफिट से ज़्यादा उनको महत्व देना पड़ेगा। प्रॉफिट तो आप बाद में भी कमा सकते हैं, लेकिन जो इस तरह से अनसर्टेनिटी जो कंडीशन है, जो डर का माहौल है, जो लोगों के साथ परेशानी है, उस माहौल में अगर आप अपने उद्देश्य पे लेकर चलते हैं और लोगों को सर्व करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, लोगों के लिए भला करते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो आज उद्देश्य जो ब्रांड का है वो इंपॉर्टेंट हो चुका है। इसको बहुत सारी कंपनियां समझ रही है, इसके हिसाब से वो काम भी कर रही हैं। बहुत सारी दुनिया की कंपनियां ये चीज़ समझ चुकी है कि आज उनको प्रॉफिट से ज़्यादा लोगों को महत्व देना पड़ेगा। इसी के कारण वो आज गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रही हैं और इस वर्स्ट कंडीशन में भी वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि उनकी ब्रांड लॉयल्टी बनी रहे और उनका एक ब्रांड का उद्देश्य सामने आए, जिससे कि लोगों का उनमें ट्रस्ट बढ़े और आने वाले समय में वो अपने बिजनेस को और भी बेहतरीन रूप दे पाए। इससे उनको बहुत सारे फायदे होते हैं, जिससे कि उनका कैश फ्लो चलता रहता है, उनका बिजनेस रनिंग है, अभी बंद नहीं हो रहा है और वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने बिजनेस के माध्यम से और बिजनेस के अलावा CSR एक्टिविटी के माध्यम से, जिससे कि लोगों का और समाज का भला हो रहा है। इडलमैन की 2018 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की 2/3 यानी लगभग 66% जो कस्टमर हैं किसी ब्रांड से खरीदना है या नहीं खरीदना है, इसका निर्णय इस आधार पर लेते हैं कि वो ब्रांड की उद्देश्य क्या है, वो ब्रांड समाज के लिए, लोगों के लिए क्या कर रहा है, उस ब्रांड का सोशल और पॉलिटिकल इश्यू पर क्या विचार है, क्या रवैया है। यानी 66% जनसंख्या के लिए, 66% जो कस्टमर है उनके लिए मैटर करता है कि वो अपने प्रोडक्ट को, सर्विसेज को परचेज करने से पहले उसका जो कंपनी है या जो ब्रांड है उसका उद्देश्य क्या है, उसका मोटिव क्या है, उस पर ध्यान देती है और उसके हिसाब से अपना परचेजिंग का डिसीजन लेती है। जो ब्रांड और बिजनेस लोगों के जीवन में सकारात्मक पॉजिटिव असर डाल रहा है, वो सोशल पॉलिटिकली हो सकता है, वो आज लगभग 2.5 गुना ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं उन बिजनेस और ब्रांड से ज़्यादा जो कि अपने या तो प्रयास ही नहीं कर रहे हैं या प्रयास करने में कहीं ना कहीं पीछे रह रहे हैं, उनसे वो 2.5 गुना ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं। तो आपको समझना चाहिए कि आपके ब्रांड और आपके जो बिजनेस है उसका एक पर्पज, एक उद्देश्य होना चाहिए। इससे आपको और भी चीज़ों में फ़ायदा मिलता है। जो आपके एग्जिस्टिंग नॉन एग्जिस्टिंग कस्टमर है, यानी अभी आपके जो कस्टमर नहीं बने हैं,
उनका आपकी चीज को परचेज करने की संभावना 3 गुना ज्यादा हो जाती है अगर आप इस तरह से लोगों का भला करते हैं और सोसाइटी का भला करते हैं। और जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, जो अभी प्रेजेंट में आपके कस्टमर है, वो रीपरचेज, दुगुनी रीपरचेज करते हैं, डबल रीपरचेज करते हैं। इसलिए सोचे कि आपको अपने बिजनेस का और ब्रांड का एक उद्देश्य बनाना चाहिए और समाज का और देश के भले के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी चाहिए, जिससे कि लोगों के बीच में आपका एक ट्रस्ट बन सके, आपकी ब्रांड वैल्यू बन सके, आपकी एक लॉयल्टी बन सके। तो ब्रांड के पर्पस से रिलेटेड केस स्टडी ये है कि फैशन रिटेल इंडस्ट्री के जो टॉप फैशन की जो कंपनियां हैं, वो उन्होंने एक स्मार्ट काम किया है। देखिए, लॉकडाउन के दौरान बहुत ही लग्जरी चीज़ों की जो डिमांड है, जैसे क्लोथिंग मान लो, जैसे आप फैशन मान लो, वो आज कम हो चुकी है। लेकिन इन कंपनियों ने इस चीज़ को समझा और अपनी गवर्नमेंट के साथ काम करने की जो उद्देश्य था उसको कैश ऑन करते हुए उन्होंने जो इस वर्स्ट कंडीशन में जिन चीज़ों की ज़्यादा जरूरत है, जैसे कि आप देखिए पीपी किट, पर्सनल प्रोटेक्शन किट होते हैं, वो जैसे मास्क हो, जैसे ऐसे कुछ इक्विपमेंट हो जो मेडिकल पर्पज में काम आते हो, जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को रीडिज़ाइन किया, रीटूल किया है और ये चीज़ों का प्रोडक्शन स्टार्ट किया है। इससे वो उन्होंने जाहिर किया है कि वो गवर्नमेंट के साथ काम करने के लिए तैयार हैं, वो लोगों का भला करने के लिए तैयार है। तो इस तरह से उनकी ब्रांड लॉयल्टी बढ़ रही है, उनको लोग जान रहे हैं और लोग उन पर विश्वास कर रहे हैं। इससे एक फायदा उनको और मिल रहा है कि आप उनकी जो फैक्ट्री है जो बंद पड़ी थी, आज वो इस जो उन्होंने जो रीडिज़ाइन किया, रीथिंकिंग की कि कैसे मैं गवर्नमेंट की मदद कर सकता हूँ, कैसे मैं लोगों की, कैसे मैं हॉस्पिटल्स की, डॉक्टर्स की मदद कर सकता हूँ। तो इस चीज़ ने उनके बिजनेस को रनिंग करने में हेल्प की। इससे उनके बिजनेस में कुछ कैश फ्लो आया और कैश फ्लो से वो अपनी जो कर्मचारी है उनको सैलरी भी दे पा रहे हैं और अपने बिजनेस को रनिंग करने में भी वो कामयाब है। इस तरह से आपको भी विचार करना चाहिए कि कैसे कौन सी सर्विसेज आप करके देश का और समाज का भला कर सकते हैं। जैसे आप पेमेंट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह से आप अपने बिजनेस को और अपनी मैन्युफैक्चरिंग को रीटूल कीजिए, जिससे कि आप लोगों का भला कर पाए, समाज का भला कर पाए, जिससे कि आपकी लॉयल्टी बिल्ड होगी, ब्रांड वैल्यू बिल्ड होगी और आपका पर्पज है वो लोगों के सामने आएगा कि आप एक अच्छे इंसान है, अच्छी कंपनी है जो लोगों का भला भी सोचती है। इसके साथ में आपको गुडविल अच्छी मिलेगी, आप अपने कर्मचारी में फेथ बिल्ड कर पाएंगे और साथ में आप गवर्नमेंट के साथ भी काम करके गवर्नमेंट को भी अच्छा मैसेज दे सकते हैं कि आप करिए, हम आपके साथ हैं। तो चारों तरफ से आपको फायदा होने वाला है। थोड़ा सा आपको काम करने की जरूरत है, थोड़ा समझदारी से डिसीजन लेने की जरूरत है, थोड़ा समझदारी से प्लानिंग करने की जरूरत है। तो इस तरह से अगर आप काम करेंगे तो आप कस्टमर के दिल में भी जगह बना पाएंगे, आप अपने जो एम्प्लॉय हैं उनके दिल में भी जगह बना पाएंगे और साथ में जो गवर्नमेंट है उसके दिल में भी अच्छी जगह बना पाएंगे, जो आने वाले समय में आपके बिजनेस के लिए बहुत ही बेहतरीन हो सकता है। थर्ड जो ट्रेंड है वह है रीथिंकिंग द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। यानी आपको जो बिजनेस कर रहे हैं उसके अंदर जो कॉस्टिंग आ रही है उसको रीडिजाइनिंग और उसके बारे में दोबारा सोचने की जरूरत है कि कैसे आप कॉस्ट को कम कर सकते हैं। देखिए, जो पुराना तरीका था उसमें तो काम बनेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो मार्जिन है वो लेजर साफ है। अभी देखिए, कोरोना के दौरान भी हो चुका है और ये चीज़ पहले ऑनलाइन मार्केट आने से भी हो चुका है कि आपको मार्जिन कम से कम रखना पड़ेगा। लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे अवसर हैं जहाँ पे अपने आप अपनी कॉस्टिंग को कम कर सकते हैं। कॉस्टिंग कम करने का मतलब ये नहीं है कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग है या उसकी जो प्रोडक्शन है उसमें कम पैसा लगाएं या उसकी क्वालिटी गिराएं या उसकी प्राइस को बहुत ज़्यादा बढ़ाएं या उसकी प्राइस को बहुत ज़्यादा घटाएं। ये तो कोई तरीका नहीं है। इससे भी स्मार्ट तरीका हो सकता है। वो क्या हो सकता है कि आपके जो एम्प्लॉय हैं, आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके जो एसेट्स हैं और यहाँ तक कि आपके कस्टमर है, उनको आप जो सर्विसेज या उनको जैसे आप यूज़ करते हैं, जैसे आप उनके लिए चीज़ें डिज़ाइन करते हैं, उन पे आपको दोबारा सोचने की जरूरत है। आपको टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। टेक्नोलॉजी में आप इन्वेस्टमेंट करके अपनी सप्लाई चेन को दुरुस्त कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा जो स्टॉक डंप हो जाता है या जो रॉ मटेरियल डंप हो जाता है उससे आपको बचना चाहिए। आपका जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है उसको आपको दुरुस्त करना चाहिए, जिससे कि आपकी बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग की बचत हो सकती है। हाँ, आपको कुछ नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, लेकिन वहीं ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा सहूलियत देंगी आने वाले समय के लिए। आपको कस्टमर डाटा को एनालिसिस करना चाहिए कि कैसे आपके कस्टमर आपके बिजनेस में काम कर रहे हैं या बिजनेस में प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, कैसे उनका बिहेवियर है, जिससे आने वाले समय की आप प्लानिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको नए विचार, नए आइडिया लेने चाहिए, जिससे कि आप अपने बिजनेस में कॉस्ट कटिंग कर सके और कॉस्ट को कम करके अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना सके।
देखिए, पहले जो जो स्टोर है, जो प्रोडक्ट है, जो सर्विसेज है, आपको मुनाफा दे रही थी, जरूरी नहीं है फ्यूचर में भी वो आपको मुनाफा दे पाए। तो इसके लिए आपको डाटा का एनालिसिस करना चाहिए और आपको देखना चाहिए कि कौन सा स्टोर, कौन सा प्रोडक्ट, कौन सी सर्विसेज आपके लिए मुनाफा लेके आ रही है और कौन सी चीज़ों को आपको और ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है और कौन सी चीज़ों को आपको बंद करने की या कम करने की जरूरत है। तो इससे आप अपने बिजनेस को रीडिजाइन और रीटूल कर सकते हैं और आपका जो पैसा है उसको सही जगह से आप इन्वेस्टमेंट करके, सही चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करके उस चीज़ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। जिससे मैंने ऑलरेडी बताया कि आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए और डाटा एनालिसिस में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, जिससे कि आप इन चीज़ों के लिए तैयारी कर पाए। जो सेकंड जो चीज़ है वो इसमें है एम्प्लॉय। आपके जो एम्प्लॉय है उनको सिर्फ सामान को अरेंज करने के लिए या कुछ कैश रजिस्टर को मेंटेन करने के लिए नहीं, आपको अपने एम्प्लॉय को इस तरह से ट्रेन करना चाहिए कि वो अपने आपके जो ब्रांड है, उसका एक पर्पज है, उद्देश्य है, उसको रिप्रेजेंट कर पाए, उसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम कर पाए और वो अपने कस्टमर से एक रिलेशनशिप बिल्ड कर पाए, जिससे कि कस्टमर की लॉयल्टी आप में बिजनेस में, आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज में बढ़े। तो इस तरह से आप अपने एम्प्लॉय को एक जो नए रोशनी है, नए प्रकाश है, उसमें देख सकते हैं और उनको नए सिरे से नई चीज़ों के लिए तैयार कर सकते हैं। उसके अलावा आप उनको, जो एम्प्लॉय है, उनको आप रिमोट वर्क्स की फैसिलिटी दे सकते हैं, वर्चुअल माध्यम से भी आप उनसे काम ले सकते हैं, जिससे कि आपका ऑफिस का या जो इस तरह से जो ऑफिस के जो खर्चे होते हैं वो आप कम कर सकते हैं, जहां से आपकी कॉस्ट कटिंग हो सकती है और आपको बिजनेस को रन करने के लिए आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। कस्टमर के हिसाब से आपको ये सोचने की जरूरत है कि कस्टमर को आप जो लॉयल्टी प्रोग्राम दे रहे थे, बार बार वो परचेज करे, उसके लिए कुछ आप सुविधाएं दे रहे थे, तो उस लॉयल्टी प्रोग्राम को भी रीडिजाइन करने की जरूरत है, जिससे कि आप अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना पाए, अपनी कॉस्टिंग को कम कर पाए। तो ये बहुत ही जरूरी है कि आपको कॉस्टिंग पे फोकस करना चाहिए, तभी जाके आप सर्वाइव कर पाएंगे। देखिए, आज एक एक पैसा कीमती है, उसको लोग रिजर्व कर रहे हैं, उसको वो मार्केट में नहीं देना चाहते, या जो बिजनेस है वो भी रिजर्व करके रख रहे हैं कि वो अननेसेसरी चीज़ों में वेस्टेज नहीं कर दे। इससे आने वाले समय में उनके बिजनेस के लिए भी खतरा हो सकता है, उनके व्यक्तिगत जीवन के लिए भी खतरा हो सकता है। तो इस तरह से आपको कॉस्ट कटिंग पे और कॉस्ट पे भी फोकस करना चाहिए कि कैसे आप कॉस्ट को कम कर सकते हैं। उसमें आपको इनोवेटिव आइडिया सोचने की जरूरत है। ये नहीं कि सिर्फ आप प्राइस बढ़ा के या प्राइस को कम करके आप अपना प्रॉफिट बढ़ाएं, उसमें कुछ आपको इनोवेटिव सोचना चाहिए, जिससे कि आप आने वाले समय के लिए और बेहतरीन तैयारी कर सके और कंपटीशन में एक अलग रूप में आप निकल के सामने आ सकें। कॉस्टिंग से संबंधित जो केस स्टडी है वो है कि जो डिलीवरी सर्विसेज है, उन्होंने एक स्मार्ट काम किया कि हाल ही में देखिए बहुत ज़्यादा ऑनलाइन डिलीवरी पे रस रहा, सीज रहा, काम ढंग से हो नहीं पाया और बहुत सारे ऑर्डर पेंडिंग हो गए। तो इससे उनकी ब्रांड वैल्यू पे कहीं ना कहीं असर पड़ा। तो बहुत सारी जो सर्विसेज है, डिलीवरी सर्विसेज, उन्होंने स्मार्ट काम किया कि वर्कफोर्स को बढ़ाया। वर्कफोर्स को किस तरह से बढ़ाया? उन्होंने टेम्परेरी एम्प्लॉय हायर किए। दूसरी इंडस्ट्री में जो लोग थे जो बेरोजगार हो गए इस दौरान, तो उनको भी उन्होंने अपने साथ लिया और उस तरह से मैनेज करते हुए, कॉस्ट को कम करते हुए, टेम्परेरी लिया है तो टेम्परेरी वो अपनी कॉस्ट को उस हिसाब से मेंटेन करते हुए उन्होंने इस चीज़ को यूज़ किया और वो अपने बिजनेस को आगे रन करें। यहाँ पे कुछ रिटेलर हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, जबकि कुछ रिटेलर अपनी डिलीवरी सर्विसेज को बढ़ा रहे हैं या ऐसे पार्टनर्स जो हैं उनसे टाई अप कर रहे हैं जो ऑलरेडी डिलीवरी सर्विस में उनकी मदद कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने बिजनेस की कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, डिलीवरी सर्विसेज के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं और अपनी डिलीवरी सर्विसेज या अपनी सर्विसेज को बढ़ा सकते हैं, जिससे कि आप कम कॉस्टिंग में भी बहुत बड़ा काम कर सकते हैं और अपनी बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो दोस्तों, नंबर 4 जो ट्रेंड है केपीएमजी के अनुसार वो है कस्टमर चॉइस कम्स अंडर माइक्रोस्कोप। यानी जो आज कस्टमर की चॉइस है, जो कस्टमर जो विकल्प चाहता है, वो आज एक माइक्रोस्कोप के अंदर आ चुकी है। यानी उनको आज देखा जा रहा है कि कैसे हम जो चॉइसेस है उनको कम कर सकते हैं, जिससे आप अपने बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही अहम रोल अदा कर सकती है। देखिए, आज कस्टमर को जो इस कोरोना का जो माहौल है उसमें वैरायटी नहीं चाहिए, जबकि उसे अवेलेबिलिटी चाहिए। यानी जो भी सामान है वो चाहता है उसमें वैरायटी बहुत ज़्यादा नहीं होके वो कम से कम वो सामान जो चाहता है वो अवेलेबल रहे। देखिए, इस कोरोना के दौरान बहुत सारे जो ग्रोसरी स्टोर थे उनकी सेल्फ खाली हो चुकी, पर्टिकुलर चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा थी और वो खाली हो चुकी। लेकिन आज अब अगर उनको डिजाइन कर रहे हैं, अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, तो इस तरह से करें कि पर्टिकुलर चीज़ का बहुत ज़्यादा रेंज या वैरायटी रखने की जगह एक मिनिमम जो अवेलेबल है, जो जितनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है उसी तरह की वैरायटी वो रख रहे हैं। देखिए, एक ही केचप के बहुत सारे फ्लेवर आते थे, बहुत सारे पैकिंग साइज आते थे, बहुत सारे उनके जो इंग्रेडिएंट आते थे, लेकिन उसमें एक पर्टिकुलर चीज़ को आइडेंटिफाई करके पर्टिकुलर जैसे बड़ी पैकिंग रखिए, जैसे आप छोटी पैकिंग रखिए, उस हिसाब से उनको डिजाइन किया। बड़ी पैकिंग में अगर उनको मार्जिन, अगर कस्टमर को प्रॉफिट ज़्यादा है तो बड़ी पैकिंग रखने में फ़ायदा है। तो इस तरह से किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की आप बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं रखें,
कम मात्रा में रखिए, लेकिन उसको अवेलेबल वो चीज़ होनी चाहिए। वो आपके बिजनेस के लिए बहुत फायदेमंद है। दो तरीके से स्पेशली फायदेमंद है। एक तो जो आपके सप्लाई चेन है वो उसको अच्छे से आप मैनेज कर सकते हैं। दूसरा जो वर्किंग जो आपका कैपिटल है उसको आप सही तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं और आपका बहुत ज़्यादा पैसा डंप नहीं होगा और उन पैसा को आप अपने व्यक्तिगत जीवन में या अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए नई इनोवेशन वाली चीज़ों में लगा सकते हैं। तो इस तरह से जो कस्टमर की जो डिमांड थी आज वो एक माइक्रोस्कोप के नीचे आ चुकी है और उन पर विचार किया जा रहा है कि हर कैसे ही जो कस्टमर डिमांड कर रहा था ऑनलाइन में सब कुछ चीज़ें हो रही थी, लेकिन उसको आज कट शॉर्ट किया गया है कि कम से कम उसकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करे, न कि उसके वैरायटी और रेंजेस को वो इंश्योर करे। देखिए आज के समय में दो तरह के जो रिटेलर है वो सर्वाइव कर पाएंगे। एक तो वो रिटेलर जो पर्टिकुलर चीज़ों पे टारगेटेड पर्सनलाइज चीज़ें रखते हैं या पर्सनलाइज चीज़ें सेल करते हैं, वो सर्वाइव करेंगे। एक वो रिटेलर जिनके पास बहुत बड़ी रेंज है, बहुत बड़ा जो एक तरह से बैकअप है, बहुत बड़ी स्टोर है, वो सर्वाइव कर पाएंगे। जो बीच वाले हैं न तो उनके पास पर्टिकुलर एक डिमांड को पूरा करने के लिए है, न उनके पास बहुत बड़ा बिजनेस या बहुत बड़ा सेटअप है, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। यानी जो मिडिल वाले जो लोग हैं रिटेलर हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुसीबत होने वाली है, क्योंकि वो समय के हिसाब से तैयार भी नहीं है, वो अपने आप को बदलना भी नहीं चाहते, वो कंफर्टेबल अपनी चीज़ों में महसूस करते हैं। जबकि जो पर्टिकुलर चीज़ों के साथ लेके चलते हैं वो पर्टिकुलर अपने पैसे को या अपनी एनर्जी को एक चीज़ों पर टारगेट कर सकते हैं और जिनके पास बड़ी रेंज है वो वैसे भी कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाते हैं। तो इस तरह से आपको सोचना चाहिए कि आप किस तरफ है, या तो आप पर्सनलाइज जाइए या बहुत बड़ी जो रेंज है उसमें जाइए, तब जाके आप सर्वाइव कर सकते हैं। जो रिटेल लीडर हैं या जो बिजनेस ओनर हैं उनको अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में एक बार सोचना चाहिए कि वो किन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करें। उनको तीन जो मेजर चीज़ें हैं उनमें जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके बारे में उनको दोबारा सोचना चाहिए, दोबारा विचार करना चाहिए। पहली जो चीज़ है कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम। कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम में जैसे जनरली आपने देखा होगा कि जो पॉइंट सिस्टम होता था आज वो पुराने समय की चीज़ हो चुकी है, जबकि आज हमें ऐसी कोई चीज़ चाहिए, ऐसा कोई सिस्टम चाहिए जिसमें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए इन्वॉल्व कर पाएँ और वो एक नए ज़माने की सोच के अनुसार होने चाहिए। आप ऐसे प्रोग्राम लॉन्च कर सकते हैं जिससे कि आपके कस्टमर के डाटा भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे और उस तरह से आप अपने कस्टमर को, लॉयल कस्टमर को रेगुलर भी रख पाएंगे। दूसरा जो पॉइंट है जिस पे आपको इन्वेस्टमेंट करना, फोकस करना चाहिए, वो कस्टमर डाटा। देखिए आज बहुत सारे कस्टमर की डिमांड होती है, बहुत सारे कस्टमर की उम्मीदें होती है, लेकिन आज अगर आपके पास कस्टमर का डाटा है, कस्टमर को आप ट्रेस कर पा रहे हैं, तो आपके फ्यूचर के लिए बहुत बढ़िया। इसके हिसाब से आप अपने बिजनेस को रीडिजाइन कर सकते हैं, रीटूल कर सकते हैं और फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। तो कस्टमर का डाटा है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद में थर्ड चीज है वो है टेक्नोलॉजी। आपको टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, चाहे वो ऑनलाइन परचेज के मामले में हो, चाहे होम डिलीवरी के मामले में हो, चाहे वो कस्टमर को शॉपिंग का एक्सपीरियंस को इजी करने के लिए हो, सेफ्टी के लिए भी हो, चाहे उसको और इफिशिएंट बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए हो सकता है अपने बिजनेस और प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए। तो इस तरह से आपको तीनों कैटेगरी, जिसमें कि कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम है, कस्टमर डाटा है और नई टेक्नोलॉजी है जिससे कि आप अपने शॉपिंग का जो कस्टमर का एक्सपीरियंस है उसको बहुत ईजी कर पाए, सेव कर पाए। इसमें आपको दोबारा सोचने की जरूरत है कि इसमें जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करें जिससे कि आपके बिजनेस में बहुत ज्यादा बर्डन भी नहीं बढ़े और आपको अच्छी ग्रोथ हासिल हो सके। इन सब चीजों के लिए आप दूसरी जो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म है उनकी मदद ले सकते हैं। इससे आपको फायदा क्या मिलेगा कि एक तो अपने कस्टमर की वैल्यू एडिशन कर पाएंगे, उनको कुछ नई चीज़ें, नई सर्विसेज दे पाएंगे। साथ में आपके पास बहुत सारा डाटा रहेगा, उस डाटा को आप प्रोसेस करके, एनालिसिस करके अपने बिजनेस की प्लानिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको दूसरे जो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म है, एग्जिस्टिंग वर्किंग जो चीज़ें हैं उनके साथ पार्टनरशिप करना चाहिए और उससे अपने बिजनेस को एक नया रूप देना चाहिए। देखिए जो आपकी जो कस्टमर के लिए जो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज की अवेलेबिलिटी की जो चीज़ें हैं उसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी और रेंज है, उसको अगर आप कम करेंगे, उसको रिड्यूस करेंगे तो इससे आपके बिजनेस को बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं। उसमें बहुत सारा बड़ा फायदा ये है कि आपकी जो सप्लाई चेन है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावी होगी, उसको सही तरीके से आप मेंटेन कर पाएंगे। दूसरी जो चीज़ है अपनी कॉस्ट को आप लो कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, आपके इन्वेंट्री मैनेजमेंट को आप सही कर सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप बेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन ला सकते हैं कि कस्टमर को एटलीस्ट वो चीज़ मिले तो सही, वैरायटी नहीं तो कम से कम वो चीज़ अवेलेबल तो रहे, जिससे कि आपके कस्टमर के सेटिस्फाई होता है और उसके लॉयल्टी और ट्रस्ट आपके बिजनेस, प्रोडक्ट और सर्विसेज में बढ़ता है। तो इस तरह से आप जो कस्टमर की चॉइसेस है उनको माइक्रोस्कोप के अंदर, यानी आप उनको एक सुपरविजन के अंदर रख के उनको कम कर सकते हैं और उससे आने वाले बिजनेस में आप तरक्की कर सकते हैं। यहाँ पे मैं केस स्टडी लेना चाहूँगा जो कस्टमर के जो चॉइसेस है उनका माइक्रोस्कोप में रखने की, कि अलीबाबा ने जो कस्टमर से रिलेटेड या जो अपने क्लाइंट से रिलेटेड जो काम किया हुआ है कि 2020 स्प्रिंग थंडर इंसेंटिव वो लेके आए। उसमें उन्होंने बहुत सारे स्मॉल और मीडियम साइज के जो इंटरप्राइजेज थे
SMES, तो उनके साथ टाइप करके उनको मौका दिया अपने प्लेटफॉर्म का यूज करने का, अपने डाटाबेस को यूज करने का, और जिससे कि वो बिजनेस में आगे बढ़ पाए। देखिए आज जो हेल्थ की है, जो इकोनॉमिकल कंडीशन है, उसमें अगर उन छोटे जो बिजनेस ओनर्स हैं, मर्चेंट्स हैं, उनकी मदद अगर अलीबाबा करता है तो उसके लिए बिजनेस अलीबाबा के लिए भी बढ़िया रहेगा, और उन छोटे जो दुकानदार हैं, छोटे जो मर्चेंट है, उनके लिए फायदेमंद रहेगा। छोटे मर्चेंट है उनके लिए कैसे फायदेमंद रहेगा कि उनको नए रिसोर्सेज मिलेंगे, नई टेक्नोलॉजी, नई जानकारी मिलेगी, जिससे अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। दूसरा, अलीबाबा ने इस तरह से मदद किया उनको कि फास्ट ट्रैक प्रोसेसिंग किया उनके लिए, कि जो भी उनके ऑर्डर हैं या जो काम है उनको थोड़ा उनको फास्ट करवाया, थोड़ी चीज़ों को दुरुस्त किया, जिससे कि उनको बहुत ज़्यादा सहूलियत मिल पाए। उन्होंने अपनी फीस को रिडक्स किया, फीस को कम किया, जिससे कि अगर जो व्यापारी काम कर रहे हैं उनको वो अपना मार्जिन बढ़ा पाए, अपने प्रॉफिट ज़्यादा कर पाए, तो उनको सहूलियत दी। और उसके साथ में उन्होंने जो सेटलमेंट होते हैं, कोई भी समस्या आती है तो उसको भी फास्ट किया, यानी कोई भी समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको भी उन्होंने जल्दी से सोल्व आउट किया। तो इस तरह से अलीबाबा ने छोटे दुकानदार, छोटे मर्चेंट्स की मदद की, जिससे अलीबाबा को भी बहुत बड़ा फायदा हुआ। जैसे कि आप जानते हैं अलीबाबा एक बहुत बड़ा जाइंट ई कॉमर्स है, तो उसने जब इन चीज़ों का यूज़ किया, अलीबाबा ने, alibaba.com जो चाइना बेस्ड कंपनी है, तो इन चीज़ों को यूज़ करने से उसके पास एक तो बहुत ज़्यादा मर्चेंट्स की एक फौज आ गई जो इनको इकोसिस्टम में सपोर्ट कर रही है, और जिससे अपने जो कस्टमर की जो डिमांड थी इस दौरान, बहुत ज़्यादा डिमांड होने की वजह से, किसी पर्टिकुलर चीज़ की या सप्लाई चेन के सीज होने की वजह से समस्या आ रही थी, उनको नए मर्चेंट को उनको टाई अप करने के साथ में ये फ़ायदा मिला कि नई प्रोडक्ट और सर्विस से जुड़ पाए, जिससे उनके कस्टमर की तो जो लॉयल्टी बढ़ी, साथ में उनके पास जो मर्चेंट जिनसे टाई अप हुए उनका जो कस्टमर का डाटाबेस था वो भी उनके पास शामिल हो पाया। इससे उन्होंने अपने इकोसिस्टम को और एक्सपेंड किया और मजबूत किया, और आने वाले समय में उनके लिए, फ्यूचर के लिए बहुत बढ़िया है। तो इस तरह से उन्होंने यूज करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया, और कस्टमर को जैसे कम रेंज में चीज़ें दी लेकिन वो अवेलेबल करवाई, और ऑनलाइन के द्वारा और बहुत सारे मर्चेंट्स के साथ टाई अप करके वो चीज़ों को एक्सपेंड किया। तो आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि कैसे जो ट्रेंड है वो बदलने वाले हैं, और कैसे उन ट्रेंड को आप अपने जीवन में, अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आप बहुत अच्छी ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। अगर हमारा आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए, और हमारे साथ बने रहिए। हमारे सोशल मीडिया लिंक्स पे हमें फॉलो कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और स्क्रीन पे मिल जाएंगे, वहां से हमें फॉलो कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, आने वाली इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो इसी के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं। उम्मीद है आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी और अपने बिजनेस में आप अप्लाई करके बहुत ज्यादा तरक्की करेंगे। थैंक यू सो मच।